2G स्पेक्ट्रम केस, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए मामलों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसने देश की राजनीति, बड़े बड़े बिजनेस और यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों के काम करने के तरीके पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस केस की सबसे बड़ी पहेली क्या है? सोचिए, एक घोटाला जिसमें लाखों करोड़ के नुकसान का आरोप लगा, देश भर में हंगामा हुआ, लेकिन सालों की लंबी अदालती कार्रवाई के बाद नतीजा जीरो। मतलब क्रिमिनल कोर्ट में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक नज़र इसकी टाइमलाइन पर डालते हैं। देखिए, 2008 में 122 लाइसेंस बांटे गए। फिर 2010 में आती है सीएजी की वो रिपोर्ट जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया, जिसमें 1.76 लाख करोड़ के संभावित नुकसान की बात कही गई। इसके 2 साल बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कदम उठाता है और ये सारे 122 लाइसेंस रद्द कर देता है। लेकिन फिर 2017 में एक और बड़ा मोड़ आता है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट सभी आरोपियों को बरी कर देती है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। तो ये मामला अभी भी जिंदा है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, फिर बात करेंगे कि ये स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, विवाद की असली जड़ क्या थी, यानी लाइसेंस बांटे कैसे गए। फिर हम रिपोर्ट्स, जांच और अदालतों के फैसलों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा और ये केस हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस की बड़ी तस्वीर से। देखिए, 2G केस सिर्फ पैसों या आंकड़ों का खेल नहीं था। ये एक दशक से भी लंबी कहानी है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी सरकार, हमारे बिजनेस और हमारी संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही हैं। अब इस पूरे विवाद के दिल में जो चीज है वो है स्पेक्ट्रम। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्पेक्ट्रम है क्या चीज। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, स्पेक्ट्रम एक कुदरती संसाधन है, जैसे हवा, पानी या जमीन। बस फर्क इतना है कि ये दिखाई नहीं देता। ये असल में रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनका इस्तेमाल हम मोबाइल पर बात करने या इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। आप इन्हें डेटा और वॉइस के लिए एक तरह का इनविजिबल यानी अदृश्य हाईवे मान सकते हैं। और क्योंकि ये लिमिटेड है, मतलब इसकी मात्रा सीमित है, इसीलिए ये बहुत कीमती है। अब इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा। ये 2000s का दशक था और भारत में एक जबरदस्त टेलीकॉम क्रांति चल रही थी। आप अंदाजा लगाइए, 2001 में देश में सिर्फ 40 लाख मोबाइल यूजर्स थे और 2008 आते आते ये आंकड़ा 35 करोड़ को पार कर गया। मतलब जबरदस्त उछाल। और इसी वजह से 2G स्पेक्ट्रम की डिमांड आसमान छू रही थी। ये किसी सोने की खदान से कम नहीं था। और यहीं से असली विवाद की जड़ शुरू होती है। सरकार ने इस कीमती संसाधन को बांटने के लिए जो तरीका अपनाया, बस वही एक बहुत बड़े राष्ट्रीय तूफान का केंद्र बन गया। तो सबसे बड़ा और मुख्य आरोप क्या था? आरोप ये था कि दूरसंचार विभाग ने 2008 में लाइसेंस उस कीमत पर बांटे जो 2001 में तय की गई थी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ 2001 का मार्केट जहां सिर्फ 40 लाख यूजर्स थे और दूसरी तरफ 2008 का मार्केट जहां 35 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। क्या दोनों की कीमत एक हो सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल था। अब जरा प्रक्रिया को देखिए जिस पर गंभीर सवाल उठाए गए। पहला, पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर से घटाकर 25 सितंबर कर दी गई। इससे कई कंपनियों को तो तैयारी का मौका तक नहीं मिला। और फिर हुआ सबसे बड़ा खेल। पहले आओ पहले पाओ का मतलब ही बदल दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि जिसने पहले अप्लाई किया उसे लाइसेंस मिलेगा, बल्कि ये था कि जो कंपनी पहले भाग पर फीस जमा कर देगी, लाइसेंस उसका होगा। आलोचकों ने कहा कि ये सब कुछ मनमाना और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। जब ये सारे आरोप लगे तो देश की 3 बड़ी और अहम संस्थाएं इस मामले की जांच में उतरी: सीएजी, सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल सीबीआई कोर्ट। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? इन तीनों के निष्कर्ष एक दूसरे से काफी अलग थे। और फिर साल 2010 में आती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ आता है एक ऐसा आंकड़ा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो आंकड़ा था 1,76,000 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा था, ये नोशनल लॉस था, मतलब संभावित हानि। सीएजी का कहना यह था कि ये वो पैसा नहीं है जो किसी की जेब में चला गया, बल्कि ये वो पैसा है जो सरकार के खजाने में आ सकता था अगर स्पेक्ट्रम को पहले आओ पहले पाओ की जगह नीलामी से यानी बोली लगाकर बेचा जाता। तो ये एक अनुमानित नुकसान था, असली चोरी हुई रकम नहीं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा था कि लाइसेंस बांटने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें न तो पारदर्शिता थी न ही निष्पक्षता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए गए जो नियमों के हिसाब से इसके लिए एलिजिबल यानी योग्य ही नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के बाद ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट ने 2008 में दिए गए सभी के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। जी हाँ, सारे लाइसेंस कैंसिल। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मनमानी और असंवैधानिक थी और ये भी तय कर दिया कि भविष्य में स्पेक्ट्रम जैसे कीमती राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिए ही होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन यह सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार की पॉलिसी यानी नीति पर था, किसी व्यक्ति के क्रिमिनल होने या न होने पर नहीं। और फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है 2017 में। स्पेशल सीबीआई कोर्ट, जो इस केस के क्रिमिनल पहलुओं की सुनवाई कर रही थी, उसने पूर्व मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जज ओपी सैनी ने अपने फैसले में क्या लिखा, सुनिए। उन्होंने लिखा कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन कोई भी आरोप साबित करने में बुरी तरह से नाकाम रहा। कोर्ट के मुताबिक एक आपराधिक साजिश को साबित करने के लिए जो कानूनी सबूत चाहिए होते हैं वो पेश ही नहीं किए जा सके। तो ये फैसला पूरी तरह से आपराधिक आरोपों पर था, सरकार की नीति पर नहीं। तो अब आप इस पहेली को साफ साफ देख सकते हैं। हमारे सामने दो अदालतें हैं और दो बिल्कुल अलग अलग फैसले। एक तरफ 2012 में सुप्रीम कोर्ट, जिसका फोकस था पॉलिसी और प्रक्रिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को मनमाना बताकर 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। दूसरी तरफ 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट, जिसका फोकस था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार पर, और इस कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यही इस केस को इतना जटिल बनाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी साल मार्च 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जो उसने 2017 के फैसले के खिलाफ दायर की थी। हाईकोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के फैसले में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी गहन जांच की जानी चाहिए। तो मामला अभी भी चल रहा है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरे केस का हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर आखिर असर क्या हुआ, क्योंकि इसके जो असर थे वो बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले थे। इस केस का सबसे बड़ा असर पड़ा टेलीकॉम सेक्टर पर। आप देखिए, 2010 में भारत में करीब 14 मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां थीं, मतलब खूब कंपटीशन था। लेकिन इस केस और उसके बाद हुई महंगी नीलामियों का नतीजा ये हुआ कि आज मार्केट में मुख्य तौर पे सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियां बची हैं। छोटी बड़ी कई कंपनियां या तो बंद हो गई या किसी बड़ी कंपनी में मिल गई। इसके और भी कई असर हुए। एक चीज जिसे कहते हैं पॉलिसी पैरालाइसिस, वो देखने को मिली। मतलब सरकारी अधिकारी बड़े फैसले लेने से डरने लगे। उन्हें लगा कि आज कोई पॉलिसी बनाएंगे तो कल को सीबीआई उसकी जांच करने आ जाएगी। दूसरा, लाइसेंस रद्द होने के बाद जो नई महंगी नीलामियां हुई उसने टेलीकॉम कंपनियों को भारी भरकम कर्ज में डुबो दिया। तीसरा, कई विदेशी कंपनियों का भरोसा टूटा। नॉर्वे की टेलीनॉर और यूएई की एतिसलात जैसी बड़ी कंपनियां भारत से अपना बिजनेस समेटकर चली गईं। और जाहिर है इसका राजनीतिक असर तो बहुत ही बड़ा था। इन आरोपों ने तत्कालीन सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और ये सालों तक राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना रहा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरे जटिल मामले से भारत ने क्या सीखा? ये केस हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया? शायद इस केस की सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव विरासत ये है कि इसने भारत में सरकारी खजाने से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बांटने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब स्पेक्ट्रम या कोयले जैसी राष्ट्रीय संपत्ति के लिए नीलामी यानी ऑक्शन एक तरह से अनिवार्य नियम बन गया है। ये केस एक तरह का टर्निंग पॉइंट था जिसने देश को रिलेशनशिप बेस्ड सिस्टम से एक ज्यादा पारदर्शी नियम आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। 2G केस आखिर था क्या? क्या ये एक घोटाला था जिसे अदालत में साबित नहीं किया जा सका, या ये सरकार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी की नाकामी थी, या फिर ये एक कानूनी पहेली है जिसमें प्रक्रिया तो गलत थी लेकिन उसमें छिपा अपराध कभी साबित ही नहीं हो पाया? इसका जवाब शायद इन तीनों के बीच में ही कहीं है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको इस जटिल मामले को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।